हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। वन शॉर्ट वीडियो है तो यहाँ पे क्विक रिवीजन होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है आपका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये आपका एक कंडक्टर है। अब एक सेकंड में यहाँ पे जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपको क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई इसको डिनोट करते हैं और ये क्या होता है आपका? Q/T। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। मतलब एक सेकंड में आपका कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर एक सेकंड में आपका 10 चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट की क्या वैल्यू आएगी? 10 आएगी। अगर मान लो इसी कंडक्टर पे एक सेकंड पे अगर 20 चार्ज फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट की क्या वैल्यू आएगी? 20 आएगी। ठीक है, देखो अब करंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड हो रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्यों नहीं होती है? वेक्टर इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये क्या नहीं फॉलो करती? वेक्टर थर्ड लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करती है। ठीक है, वेक्टर देखो कोई भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो 3 चीज़ फॉलो करना पड़ता है, तो ये तीसरी चीज़ फॉलो नहीं करती है। वो क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो आपका आ रहा है कितना? 2 एम्पियर करंट। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है कितना? 3 एम्पियर करंट। तो ये क्या होती है? एल्जेब्रिक ऐड हो जाती है। मतलब 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका? 5 एम्पियर यहाँ से करंट चली जाएगी। यहाँ पे थीटा आप कोई भी रखो, ये थीटा के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए क्या होती है आपकी? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम लोग किस पे बात करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ठीक है, तो देखो पहला क्या होती है आपकी? कन्वेंशनल डायरेक्शन। देखो कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब क्या कि देखो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आपका देखो जो साइंटिस्ट लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया ना, वो क्या हुआ? बहुत लेट में हुआ। ठीक है, अराउंड 1896 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। उससे पहले हम लोग क्या मानते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव करने से आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो जिस डायरेक्शन में आपका ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या है? करंट की डायरेक्शन है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर इधर पे मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? करंट मूव करेगा। पर जब साइंटिस्ट लोगों ने फर्दर स्टडी किया, जब बहुत साइंटिस्ट बैठे और जब फर्दर स्टडी किया गया तो लोगों ने करंट की डायरेक्शन बताई, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ठीक है, देखो बाद में हम लोगों को ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ये मूव नहीं करता है। ठीक है, मूव आपका क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, और अब इसकी डायरेक्शन तो डिसाइड हो गई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना? यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके डायरेक्शन के क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन और कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब आपका टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? देखो ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर पे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा, यहाँ पे 10⁻23 क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनका नंबर रहता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मान लो मैं क्या कर रहा है? एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर पर मैंने क्या किया? बैटरी लगा दिया। तो अब ये बैटरी क्या करेगा? इसको एनर्जी देगा। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में देता है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता है। ठीक है, तो देखो जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठाता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन मैं उठा रहा, एक इलेक्ट्रॉन उठा रहा, और इसका मैं आपको मोशन करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा, मतलब कंडक्टर के अंदर ये कैसा इसका बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये क्या है? मोशन करेगा। ये मान लो मूव किया, आपका यहाँ गया 10⁻4 मीटर पर सेकेंड से ये क्या गया? मूव किया। पर यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10⁻23। तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पर वो आपकी बैटरी लगी है, इसको फिर एनर्जी मिलेगी। ये फिर मूव किया 10⁻4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर ये किससे टकराया? आयन से टकराया। फिर इसको एनर्जी मिली बैटरी से, ये फिर मूव किया, फिर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया,
और फिर इसकी बैटरी कितनी हुई, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। अब फिर मान लो ये कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जो उसका एक्चुअल पाथ जो ये कवर करता है। जैसे देखो ये पहले यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, पर ये जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है वो सिर्फ इतना पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करने में कितनी इसकी स्पीड रहती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ये होती है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल पाथ डिस्कवर करता है ना, जो एक्चुअल पाथ वो चलता है, वो आपकी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर एक्वायर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया। ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका क्या होता है बिहेवियर। देखो नॉर्मल इसकी स्पीड कितनी होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से क्या करता है, मूव करता है। और इसको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो एक्चुअली पाथ डिस्कवर करता है, वो कितनी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये सोच लो कि कितनी कम है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम एक रिलेशन देखेंगे करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट आई और वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या देखेंगे हम लोग, एक रिलेशन देखेंगे। तो ये आपका क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी ई एन ए। देखो अब अगर मान लो ये आप रिलेशन भूल जाओ, ठीक है, तो क्या करो आप इसको एक ट्रिक की मदद से याद करो। जैसे आई इज इक्वल टू आप याद कर लो क्या होता है, वीना, ठीक है। अगर आप भूल गए तो आप इसको एग्जाम में ऐसे याद कर लेना, वीना दैट इज VDENA, ठीक है। अब यहाँ पे आपका VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। E क्या होता है, चार्ज, और N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और A क्या होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर लगा है, ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंडक्टर। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ई क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है, और वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। ये देखो करंट डेंसिटी को हम लोग कैसे समझते हैं, देखो आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, आपका ये क्या है, कंडक्टर है, और ये क्या कर रहा है, मान लो 10 एम्पियर करंट इस पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब अगर आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इस एरिया पे मतलब ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, एरिया 1 और ये 2, इस कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, और अगर मैं पूछूं ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, तो एरिया 1 पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा और एरिया 2 में कितना फ्लो हो रहा होगा, तो आपका क्या आंसर होगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग को नहीं पता होगा, पर आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो होल कंडक्टर पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 है, पर अगर आप अलग अलग एरिया पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। अगर एरिया बड़ा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, अगर एरिया छोटा है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये हम लोग किससे समझते हैं, ये हम लोग करंट डेंसिटी से समझते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, जे से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, I/A, दैट इज करंट फ्लो इन यूनिट एरिया। ये क्या होता है आपका, देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, देखो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है। ये सब आप देखो लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, यहाँ पे मैं क्या है सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और ये लैंग्वेज लिख के मत आना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट क्या होता है, मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आप सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मत लिख के आना, आप पूरा उसका एक्चुअल डिफिनेशन लिख के आना जो कि आपका बुक में हो, ठीक है। जैसे द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन फ्रॉम अ कंडक्टर थ्रू अ चार्ज इन अ टाइम, पूरा मतलब, ठीक है, पूरा लैंग्वेज लिख के आना। यहाँ पे आप क्या कर लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे करंट डेंसिटी क्या होता है, आप कंडक्टर बना देना,
चार्ज इनका एरिया पे अलग अलग करंट फ्लो होता है, करंट इंटेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है I बाई ए, ठीक है। फिर इसका आप क्या है प्रॉपर डिफिनेशन लेके आना। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये क्या होता है, रेशियो ऑफ करंट फ्लो पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी J क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और I यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर I की वैल्यू निकालोगे तो J डॉट ए दैट इज I क्या हो जाएगा, JA कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका करंट है किससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या होगा आपका करंट डेंसिटी हो गया J इज इक्वल टू I बाई ए। उसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, देखो कीपिंग द टेम्परेचर एंड फिजिकल क्वांटिटी सेम, मतलब टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कांस्टेंट क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। देखो कीपिंग द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी सेम, देन द पोटेंशियल difference applied across the end of conductor, the potential difference applied across the end of conductor is directly proportional to the current flow in the conductor। मतलब क्या, इसका क्या मतलब ओम्स लॉ का, इसका मतलब ये कि देखो ये आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी लगा रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ इसको क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ इसको कंडक्टर को। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो V है, जो इसकी वैल्यू V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे। तो मैंने क्या लाया, R लाया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू RI। R यहाँ पे क्या है आपका एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ बना देना, इसका ग्राफ ऐसा आता है कुछ, ठीक है। ये V और ये I, ये आपका क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है। ये पूरा डिफिनेशन लिख के ये पूरा डिफिनेशन आप लिख के आ जाना, ये बना देना, ग्राफ बना देना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब लिमिटेशन क्या है इसकी, देखो मैनी सब्सटेंस और मैनी मटेरियल फॉलो ओम्स लॉ। बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR होता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। वो आपका कैसे हो गए, वो हो गए, देखो आप क्या लिखोगे, ओम्स लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं है। और यहाँ पे जो कंडक्टर होते हैं ना, जो V इज इक्वल टू IR फॉलो करते हैं, वो भी कब फॉलो करते हैं, कुछ कंडीशन पे फॉलो करते हैं। कौन सी कंडीशन पे, ये वाली कंडीशन पे, टेम्परेचर उनका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो ओम्स लॉ वहाँ पे क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ वहाँ पे फिर क्या करता है, फॉलो नहीं होता है, V इज इक्वल टू IR फॉलो नहीं होता है। मतलब जो इसका ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, ये स्ट्रेट ना आके ऐसा थोड़ा डेविएट हो जाता है, तो वहाँ पे भी आके ओम्स लॉ आपका फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ओम्स लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ। फिर यही लिख देना कि मैनी सब्सटेंस लाइक डायोड एंड सेमीकंडक्टर नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। और ये भी लिख देना कि एज वी इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टर ऑल्सो नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू IR, ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। अब उसके बाद आपका आता है ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ये देखो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ।
कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब आता है आपका टॉपिक रेसिस्टेंस। देखो अब रेसिस्टेंस क्या होता है, देखो कंडक्टर पे आपका क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, उसको अपोज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये आपका क्या है, कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। और देखो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मैं सिर्फ एक ही चीज़ याद करने के लिए बोलूँगा, वो क्या है, V इक्वल टू आई आर। बाकी हर एक चीज़ मैं क्या करूँगा, इसी से ड्राइव करूँगा। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आगे भी आपका देखो आएगा, टर्मिनल वोल्टेज आएगा, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो लोग को पता होगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर, वो सब मैं सिर्फ और सिर्फ इससे ड्राइव करूँगा। तो बस इसको आप याद रखना, बाकी एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, V बाई आई, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब देखो ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ये क्या करता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट आपकी बह रही है तो उसको क्या करता है, रोकता है बहने से, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो आप लोगों ने पहले भी क्लास 10th में एक फॉर्मूला पता होगा, आर रेसिस्टेंस क्या, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। मतलब जो रेसिस्टेंस होता है, जो क्या होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये क्या होता है कि अलग अलग किसी भी मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये आप लोहा ले रहे हो तो अलग होगी, गोल्ड ले लो अलग होगी, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जो अगर आप मटेरियल ले रहे हो उसकी रेसिस्टिविटी हर सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये क्या होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। उसके बाद आपका एरिया क्या होता है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। ये क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ओम इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है, ठीक है। अब देखो रेसिस्टेंस आपका हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रू, देखो रेसिस्टिविटी क्या होता है, अब ये इसका देखो R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आएगी, R इंटू ए बाई एल, ठीक है। पर ये जो रेसिस्टिविटी रहता है ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो अब रेसिस्टिविटी को क्या है, थोड़ा सा डीप में समझेंगे। देखो रेसिस्टिविटी बोले तो रो, ठीक है। ये वीडियो को एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को क्या है, लास्ट तक देखना। अभी ग्राफ बना रहा हूँ तो ये बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेरे को मेहनत लग रही है, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों को जैसे क्या पता था कि जैसे देखो कोई भी आपका सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो मैं कैसे स्पेसिफाई, वो आपका इंसुलेटर है या कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, वो मैं कैसे स्पेसिफाई करूँगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी मटेरियल पे करंट फ्लो करा रहे थे, ठीक है। करंट अगर फ्लो हो जा रहे हैं तो वो क्या आपका कंडक्टर है, अगर नहीं फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, इंसुलेटर है। पर अब मैं रेसिस्टिविटी की तरह से, रेसिस्टिविटी की मदद से क्या करूँगा, कोई भी सब्सटेंस को बता दूंगा कि वो क्या है, आपका कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो अगर किसी भी सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी क्या है, लो है, ठीक है। मतलब 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6 ओम मीटर तक है रेसिस्टिविटी, तो वो क्या होगा, आपका कंडक्टर होगा, ठीक है।
अब अगर किसी भी सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी क्या है, हाई है, मतलब 10⁴ ओम मीटर से क्या है, ज़्यादा है, तो वो आपका सब्सटेंस क्या होगा, इंसुलेटर होगा। और ये क्या होता है, मॉडरेट होते हैं। इनका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 10⁻⁻6 से लेके 10⁴ तक। अगर किसी भी सब्सटेंस का है रेसिस्टिविटी इस रेंज में है, तो वो आपका सब्सटेंस क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, अब हम लोग रेसिस्टिविटी देखेंगे किस में, देखो अब हम लोग क्या, देखो रेसिस्टिविटी ये है, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिर्फ R = ρl/a। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, RA/L। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या है, RA/L, और ये क्या होता है, ओम, और ये मीटर स्क्वायर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, ये भी लिख लो रेसिस्टिविटी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, और क्या ले रहे हैं, सेमीकंडक्टर। तो देखो रेसिस्टिविटी, अब हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टिविटी कंडक्टर लिया हम लोगों ने, और क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो देखेंगे कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, कंडक्टर लिया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो क्या देखा कि जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू थी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये किस लॉजिक से हुआ, देखो आपका कंडक्टर है, ठीक है, आप कंडक्टर को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो जब आप हीट करोगे तो जो उसके कोलिजन है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और स्पीड से भागेंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा कोलाइड होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, वो कम होगी। कैसे, देखो कोलिजन ज़्यादा होंगे, कंडक्टर में कोलिजन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक आराम करेगा, तो क्या है, करंट की वैल्यू कम होगी, तो आपका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टक्कर क्या है, आपस में जो इलेक्ट्रॉन की टक्कर है वो इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ पे आपका क्या है, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये क्या करता है, अपोज करता है करंट का फ्लो होने से। अब इंसुलेटर के केस में क्या हो रहा है, आप टेम्परेचर क्या किया, आप लोगों ने इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो कायदे से टक्कर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे भी रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, पर यहाँ पे आपका क्या होता है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। कम किस लॉजिक से हो जाती है, क्योंकि देखो जब आप इंसुलेटर को जब आप हीट करोगे ना, तो वहाँ पे जब आप हीट करते हो तो वो दूसरा बिहेवियर शो करता है। वहाँ पे जो एक्सेस, जो चार्ज कैरियर होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर, वो क्या करते हैं, एक्सेस में क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि रेसिस्टिविटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इस फैक्टर से, मतलब जितनी ज़्यादा टक्कर हो रही है, देखो टक्कर तो हो रही है, वो तो मैं मान रहा हूँ, पर अब इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा बढ़ गए हीट करने से, तो क्या है, वहाँ पे आपका क्या है, ये रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में वही होता है, आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में भी यही होता है। तो ये पूरा हो गया आपका रेसिस्टिविटी। ये आप क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक आता है कैरियर्स ऑफ करंट। ये देखो कैरियर ऑफ करंट से, देखो अभी तक आप लोगों को क्या पता है कि जो कैरियर होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आप लोगों को अभी तक यही पता है ना, ये आपका क्या है, कंडक्टर है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे जो मूव कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर है वो तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो पता है, पर अगर हम लोग कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। पर अगर मान लो हम लोग का मीडियम लिक्विड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड के मीडियम में, इलेक्ट्रोलाइट में आपका जो चार्ज कैरियर होता है वो कौन होता है, तो वो होते हैं आपके आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोनाइज्ड आयन। ठीक है, और अगर मैं गैस की बात करूं तो यहाँ पे आपका चार्ज कैरियर कौन होता है, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। ये क्या होगा आपका चार्ज कैरियर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी समझते हैं, ठीक है। देखो क्या कंडक्टर है, कंडक्टर में मैंने क्या लगाया, बैटरी लगाया, ठीक है। देखो मैंने कंडक्टर में बैटरी लगाया, ये बैटरी क्या करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो कराएगा, ठीक है, कुछ एनर्जी देगा। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में देता है, ये एनर्जी देता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो वहाँ से क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो बेसिकली क्या है, करंट फ्लो कराता है। तो ये किस करंट क्यों फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। किससे मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके एनर्जी से मिलती है, इसके सोर्स से मिलती है, ठीक है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होते हैं, अपोजिट मूव करते हैं। तो देखो जो आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर है म्यू, ये क्या होता है, जैसे देखो इसको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला, ठीक है, बात समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इसको किससे मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिला। तो ये यही होता है इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप लोगों लिख लेना, मतलब यही है कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, देखो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो मैं कोई भी मान लो सब्सटेंस लिया, ठीक है, ये मान लो मैं क्या लिया, सब्सटेंस लिया, ये मैंने मान लो कोई भी क्या लिया, सब्सटेंस लिया। अब इस सब्सटेंस को मैं क्या किया, कूल किया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कूल कर रहा हूँ, कूल किया, फिर कूल किया, फिर कूल किया, फिर कूल किया, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कोई सब्सटेंस उठाया, सब्सटेंस को कूल करते जा रहा हूँ, ठंडा करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट पे मेरे को क्या मिला, मतलब किसी एक पॉइंट पे मैं जब ठंडा किया तो किसी एक पॉइंट पे मेरे को क्या मिला, रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 0 हो गई। मतलब समझ रहे हो, हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं, कोई भी XYZ हम लोगों ने सब्सटेंस उठाया, उसको ठंडा करते चले गए, तो एक पॉइंट पे मेरे को रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। मतलब उस टाइम पे कितना अच्छा इन्वेंशन था ये, मतलब रेसिस्टिविटी 0, मतलब समझ रहे हो, R = ρL/A, मतलब आपका रेजिस्टेंस 0, और रेजिस्टेंस तो हम लोग चाहते नहीं है। तो कितनी अच्छी मतलब इन्वेंशन हुई, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रेसिस्टिविटी हम लोग को 0 मिली, ये इतने ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर में मिली, इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम लोग नॉर्मल में क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये मतलब इतनी यूज़फुल इन्वेंशन नहीं थी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, 4.2 केल्विन पे मरकरी, इस पॉइंट पे मरकरी क्या करती है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या करती है, 0 कर देती है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपका जो कंडक्टर है या आपका जो कोई भी सब्सटेंस है वो क्या करता है, सुपर कंडक्टिविटी अचीव करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजनर इफेक्ट। देखो मेजनर इफेक्ट क्या होता है, देखो हम लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर पता था, क्रिटिकल टेम्परेचर वी नो, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, जहाँ जिसको क्या करते हैं, बहुत कूल करते हैं तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग सब्सटेंस उठा रहे हैं इसको और कूल कर रहे हैं, मतलब इसको क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, रेसिस्टिविटी 0 हो गया है, पर उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल करे जा रहे हैं, मतलब इतना कूल कर दिए, ठीक है। इसको क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज़्यादा कूल कर दिए। अब इसको हम लोग उठा के क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ठीक है। देखो ये आपका है क्रिटिकल पॉइंट, इसको ये जो आपका था इसको हम लोगों ने कूल किया, बहुत कूल किया, क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्रिटिकल पॉइंट से भी ज़्यादा कूल किया। उसके बाद इस सब्सटेंस को उठा के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा। तो जब हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा
तो वहाँ पे पता है क्या हुआ, वो जो फील्ड जो आपकी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कंडक्टर जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़े दूर से भगा दिया। मतलब ऐसा मैं बताऊँ कि ये सब्सटेंस को मैंने क्या रखा, बहुत ठंडा करके यहाँ पे रखा, ठीक है। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाई तो ये ऐसा बिहेवियर इसका हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये ऐसा बिहेवियर इसका हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो अब इससे मेरे को मिला क्या, मतलब ठीक है ये बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, भेज रहा है, तो इससे मेरे को फ़ायदा क्या मिला, क्यों ये सब करते रहते हैं साइंटिस्ट, तो इससे फ़ायदा मेरे को ये मिला कि देखो पहले आपका ये कंडक्टर था, ठीक है, ये वाला कंडक्टर ये था, ये नॉर्मल कंडीशन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऐसे तो ये इसके ऊपर से होकर चला गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऐसे तो इसके ऊपर से होकर चला गया, पर जब इसको बहुत ठंडा करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये क्या हो गया, बहुत दूर से गया, ठीक है। तो इसका यूज़ जापान लोगों ने किया। उन लोग क्या करते हैं, देखो जो आपकी ट्रेन रहती है ना, जो हवा पे चलती है, पटरी पे तो चलती नहीं है, तो वो क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, मेजनर इफेक्ट है, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है उन लोग के पास, मेजनर इफेक्ट का यूज़, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उन लोग क्या करते हैं, ट्रेन को हवा में दौड़ा देते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हो बहुत ही कम समय में, तो ये क्या है, बहुत अच्छा उन लोग यूज़ करके मेजनर इफेक्ट का क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मेजनर इफेक्ट के बाद आपको क्या आता है, रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, ये क्या, मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया, दो रेसिस्टेंस लगाया, तीन रेसिस्टेंस लगाया, R1 R2 R3 और ये क्या लगाया, बैटरी लगाया, ठीक है। तो जब रेसिस्टेंस इन सीरीज के केस में क्या होता है, अगर मैं R नेट या R इक्विवेलेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, ऐड कर देते हैं, R1 = R1 R2 R3। और एक और बात आप लोग यहाँ पे या नोटिस, मतलब याद में रखना, जिससे आपके क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो क्या है, करंट आपकी यहाँ से गई तो यहाँ पे भी वही करंट, यहाँ पे भी वही करंट है, और इसमें भी वही करंट, मतलब करंट यहाँ पे क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम इन एवरी रेसिस्टेंस, ठीक है। ये किस में हेल्प आता है, इसको ड्राइव करने में भी हेल्प आएगा, करंट सेम इन एवरी रेसिस्टेंस, देखिए करंट जाती है, और जब पैरेलल में आता है आपका रेसिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब क्या, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये R1 ये R2 ये R3, तो यहाँ पे जो R नेट आता है 1/R इक्विवेलेंट, वो क्या आता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और यहाँ पे आपका क्या होता है, वोल्टेज इज सेम इन एवरी ब्रांच, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका V है तो यहाँ पे V0, यहाँ पे भी V0 और यहाँ पे भी V0, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल, और इसका जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो ये और ये क्या करता है, बहुत यूजफुल रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक के आते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी सेल। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो देखो मैं बाजार गया, बाजार से एक कार की बैटरी लेके आया, मान लो, ठीक है, बड़ी सी मैं क्या लेके आया, बैटरी लेके आया, ये क्या है, सेल है, ठीक है। कार गया, मैं बाजार गया, बाजार से एक बड़ी सी कार की ये सेल लेके आया, ठीक है। तो देखो ये लिखा गया है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। रेसिस्टेंस मतलब पता है, जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, करंट को मतलब खाता है, करंट को रोकता है फ्लो होने से। और इंटरनल मतलब क्या, अंदर, मतलब क्या कि सेल के अंदर का रेसिस्टेंस। देखो ये जो बैटरी है ना, इस पे एक अंदर, ये जो बैटरी के अंदर क्या रहता है, एक इनबिल्ट रेसिस्टेंस रहता है, छोटा सा रेसिस्टेंस रहता है, वो हर बैटरी पे रहता है। वो क्या करता है, जैसे देखो इसकी मान लो अगर मैं खरीद के लाया, ठीक है, बाजार से, इसमें लिखा है 200 वोल्ट मेरे को मिलेगा, जो भी है करंट है वोल्ट जो भी मेरे को मिलेगा, पर उतना मेरे को नहीं मिलता है। उतना क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनबिल्ट रहती है। वो क्या करता है, करंट को थोड़ा सा खा लेता है, ठीक है, मतलब करंट को अपोज करता है, तो थोड़ा ही करता है। जैसे 200 है तो 180 मिलेगा, 170 मिलेगा, ऐसा रहेगा। तो ये क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड,
फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स। ठीक है, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपके कौन से नेचर का है। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तीसरा क्या है, पहला क्या है, कौन सा नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन है, कितना गाढ़ा है कितना पतला है, और ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और तीसरा ये क्या रहता है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोड फील्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड फील्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड घुसा है कितना है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में घुसा है वो घुस के रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, और क्या रहता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, टेम्परेचर, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या, बैटरी आपका लाए, मतलब सेल आप लाए बाजार से लाए, उसके अंदर क्या रहती है, थोड़ी सी उसकी रेसिस्टेंस रहती है, इंटरनल रेसिस्टेंस रहती है, वो हर सेल पे रहती है और थोड़ा ही रहता है वैल्यू। ठीक रहता है, जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। फैक्टर हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दोगे, गाढ़ा पतला कौन से नेचर का है, डिस्टेंस के मतलब पास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, और ये एरिया जितना उसका है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेसिस्टेंस ईएमएफ। मतलब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है, ये क्या है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस, ये क्या है करंट, ये क्या है ईएमएफ, और ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल करोगे तब पढ़ोगे ही, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, 2-3 मिनट में ये नहीं समझा सकते। ठीक है, आपका ये हो गया, ये हो गया, फिर आएगा आप सेल। अब क्या है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो पहले ये बता देता हूँ मैं, ये आपका सेल है। ठीक है, ये क्या है आपका सेल है, इसका कुछ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर मैं एक सेल लगाया, 2 सेल लगाया, 3 सेल लगाया, मतलब यहाँ पे मैं 4 सेल लगा रहा हूँ, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है आपका, बैटरी बन जाता है। ठीक है, मोर देन 1 सेल कनेक्टेड, मतलब सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल आप लगा रहे हो तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। अब आपका क्या आता है, सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज मतलब क्या, ये 1 सेल लगा दो, ये 2 सेल लगा दो, ये 3 सेल, ये 4 सेल, 1 2 3 4, और ये क्या है आपका रेसिस्टेंस, ये क्या है E1, ये क्या है E2, ये क्या है E3, और ये क्या है E4। ठीक है, जब हम सेल्स इन सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे को ई नेट निकालना है तो वो क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, और इन सब का क्या है, कुछ अंदर से इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो अगर मैं आर नेट निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ई नेट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, और रेसिस्टेंस निकालूंगा इन सब का तो R1 R2 R3 R4 ऐड हो जाएगा। ये क्या होता है, सेल्स इन सीरीज की कहानी है। सेल्स इन पैरेलल की कहानी क्या होगी, सेल्स इन पैरेलल ये क्या है E1, ये क्या है E2, ये क्या है E3। तो यहाँ पे ई नेट की बात करूँगा मैं, कुछ इसका क्या है, सबका क्या होगा, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तो आर नेट वो क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ठीक है, और अगर मान लो 1 अपॉन R इक्वलेंट की बात करूँगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
ये किसकी कहानी है, सेल्स इन पैरेलल की कहानी है। ये सेल्स इन सीरीज हो गया, ये सेल्स इन पैरेलल हो गया, ठीक है। E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। देखो ये हो गया। अब आपका क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्या आप लोग समझते हो, देखो आप लोग जैसे देखो प्रैक्टिकल से मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को घर फैन लगा होगा, बल्ब लगा होगा, एसी लगा होगा, ठीक है। तो देखो जब करंट फ्लो होता है ना, तो देखो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को देखना, छू के देखना, वो क्या होता है, थोड़ा देर बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो यही है, क्या है, यही फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ हीटिंग, द फिनोमेना ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी में कैसे समझोगे, करंट फ्लो होती है आपकी रेसिस्टर में, तो वो क्या होता है, थोड़ा देर में गर्म हो जाता है, तो वही आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, एच क्या होता है, VIT I²RT या V² T/R, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लिख देना। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द रेसिस्टर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। देखो हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो जैसे हम लोग का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हम लोग का सर्किट में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, फ़ैन वगैरह, तो गर्म होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो ना हो, मतलब हम लोग सर्किट में चाहते हैं कि रेसिस्टेंस जैसी कोई चीज़ ना हो, मतलब रेसिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है। पर यहाँ पे इंसानी दिमाग इतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा तगड़ा है, कि ये जो ख़राब चीज़ है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जैसे देखो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हीटर, ठीक है। जैसे ठंड का मौसम है, अभी ठंड पड़ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, कुछ भी अगर मान लो होती है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा उसको वोल्टेज मिलता है, तो वो जल जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे बाकी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बच जाते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ है। और तीसरा क्या होता है, बल्ब का, फिलामेंट वाले बल्ब जो पहले आते थे, जो पीले कलर के जलते थे, सूर्या बल्ब जो 10 रुपये का आता था, ठीक है। तो वो क्या होता है, गर्म होता है, तो क्या है, उसे रोशनी मिलती है। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर, अब अपन आते हैं किस पे, देखो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और अगर मान लो परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, फिर पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर मीटर ब्रिज, फिर ये लेक्चर क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेक्चर बचा नहीं है, ज़्यादा पोर्शन हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब हम लोग का टॉपिक कौन सा आया है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया था। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल, ये देखो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या होता है, देखो वो सब डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले आप ये याद रखो, किरचॉफ फर्स्ट रूल में ये बात आप याद रखो, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, ठीक है। आने वाली करंट, ये क्या होता है, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। आने वाली करंट दिस इज इक्वल टू जाने वाली करंट। जैसे ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे पहला रेसिस्टर, ये क्या है, दूसरा रेसिस्टर, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ से मान लो करंट गई 1, यहाँ करंट जा रही है 2, यहाँ से करंट गई 3, यहाँ से करंट गई I4, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, किरचॉफ फर्स्ट रूल या फिर जंक्शन रूल से हम लोग क्या समझते हैं, I1 प्लस I2 दिस इज इक्वल टू I3 प्लस
I4 मतलब द सम ऑफ करेंट एंटरिंग इन अ जंक्शन, सम ऑफ करेंट एंटरिंग इन अ जंक्शन, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट, ये देखो ये दो करंट जा रही है, दो करंट क्या है बाहर आ रही है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट लीविंग इन अ जंक्शन, ठीक है। सम ऑफ करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग इन अ जंक्शन। I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I1 गई, I2 गई, I3 यहाँ से गई, ये वापस गई, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये आपका क्या है, किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। अब किसकी बात करेंगे, किरचॉफ सेकंड रूल, या फिर लूप लॉ। देखो किरचॉफ सेकंड रूल क्या होता है, देखो अराउंड एनी क्लोज सर्किट, अराउंड एनी क्लोज सर्किट द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अराउंड एनी क्लोज लूप, अराउंड एनी क्लोज लूप, अराउंड एनी क्लोज लूप द सम ऑफ the algebraic sum of the algebraic sum and potential difference is equal to 0। इसका क्या मतलब है, किरचॉफ सेकंड रूल देखो क्या होता है, इसको लूप रूल भी, इसको क्या होते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, देखो जैसे आपका ये क्या है, सर्किट है, ठीक है, इसमें क्या लगा है, बैटरी लगा है और रेजिस्टेंस लगा है। अगर मैं इसके क्रॉस घूम जाऊंगा ना, इसके क्रॉस घूम जाऊंगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इतना बात आप याद रखो। और न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल का मतलब देखो, जो पढ़ के आया है ना, जो मतलब पूरी सीरीज़ देख लिया है, जो ये दिख रहा है उसको मैं बता सकता हूँ, उसको 100% समझ में आ रहा होगा। देखो और मैं और भी चीज़ बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। देखो ये आपका देखो बैटरी है, ठीक है। अगर आप ऐसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो जो ई की वैल्यू लेना वो क्या लेना, पॉजिटिव लेना, ठीक है, ये पता होगा। और अगर मान लो ये है, आप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो जो ई की वैल्यू लेना, ये क्या लेना, नेगेटिव लेना, ठीक है। और दो चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या लगा है, रेसिस्टेंस लगा है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अगर देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो अगर जब आप करंट के डायरेक्शन में फ्लो करोगे, करंट के डायरेक्शन में आप जाओगे, तो आप क्या लेना, हमेशा नेगेटिव लेना। अब इसके पीछे का लॉजिक ये मैं बता रहा हूँ। देखो करंट ऐसी फ्लो हो रही है, ऐसे जा रही है, और आप भी ऐसे जा रहे हो, मतलब करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, हायर से लोअर। मतलब अगर यहाँ पे 10 वैल्यू रही होगी तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस खा लेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो जब आप वी माइनस ए करोगे, मतलब 8 माइनस 10 करोगे, तो ये नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। तो आप क्या लेना, आप करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो हमेशा नेगेटिव लेना, ठीक है। और अगर मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है और आप ऐसा चल रहे हो, मतलब ये 10, तो ये 10 से कम ही होगा, 8 होगा। मतलब आप जब वी ए माइनस वी की, अभी आप क्या कर रहे हो, वी ए माइनस वी बी कर रहे हो, मतलब 10 माइनस 8 कर रहे हो, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, किरचॉफ फर्स्ट रूल हो गया, किरचॉफ सेकंड हो गया। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियोमीटर में। अरे हैंकी कहाँ गई यार, मिल नहीं रही। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियोमीटर में। देखो पोटेंशियोमीटर अब क्या होता है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेज़र करने का काम आता है, और वो भी क्या करता है, एक्यूरेटली मेज़र करता है। देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को
मेज़र करता है, ठीक है। और वो भी क्या करता है, एक्यूरेटली करता है, क्योंकि ये क्या रहता है, नल मेथड पे बेस्ड रहता है। देखो पोटेंशियोमीटर आएगा, आप क्या लिखोगे, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर एन अननोन पोटेंशियल डिफरेंस विथ 100% एक्यूरेटली, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। अब देखो मार्केट में क्वेश्चन ये भी आता है कि वोल्ट मीटर भी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो जब वोल्ट मीटर था हम लोग के पास, तो पोटेंशियोमीटर क्यों आया? तो इसका आंसर ये है कि अगर आपके पास देखो जो वोल्ट मीटर रहता है ना, वो 100% मतलब अगर 100% रिजल्ट नहीं देता है, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ एरर आती है। पर ये क्या देता है, 100% रिजल्ट देता है। अगर देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 है, तो वोल्ट मीटर क्या देगा, 9.8 देगा, 9.7 देगा, पर ये 10 पे 10 देता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर ये पूरा 100% एक्यूरेटली रिजल्ट देता है, 10 पे 10 देता है, तो फिर वोल्ट मीटर क्यों आया? फिर वोल्ट मीटर इसलिए आया क्योंकि वोल्ट मीटर आपका क्या होता है, पोर्टेबल रहता है। आप उसको जेब में रखे, कहीं दूसरे लैब गए, वहाँ पे मेज़र कर लिए। अब ठीक है थोड़ा बहुत कम दे रहा है, पर एक्चुअल में तो पता ही चल जाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, थोड़ी बहुत से चलता है। तो सबका अलग अलग रूल है, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर हो गया। अब इसका क्या आता है, पोटेंशियोमीटर के बाद क्या आता है इसका, पोटेंशियोमीटर हो गया। पोटेंशियोमीटर अब इसके क्या आता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो अब इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, पहला तो वही यही हो गया, मेजर अननोन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या करता है, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू ईएमएफ, ठीक है। तीसरा क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है, टू ईएमएफ को जो क्या करता है, कंपेयर करने का काम आता है, और मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस को भी क्या करता है, मेजर करने के लिए काम आता है पोटेंशियोमीटर। अब ये दिखता कैसे है मैं दिखा देता हूँ। देखो कैसे बनाओगे आप, एक स्क्वायर बनाना ऐसे करके, ये एक लाइन बनाना, एक रेक्टेंगल, फिर एक लाइन, फिर एक रेक्टेंगल, फिर एक लाइन, फिर एक रेक्टेंगल, और फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बना देना, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना देना, मेजरमेंट स्केल बना देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बना देना। और यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा करके जॉकी बनाना, यहाँ पे बैटरी बनाना, यहाँ पे जॉकी बनाना, और यहाँ पे आप रेसिस्टेंस बनाना, और ये ऐसा कुछ रहता है, और ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है आपका पोटेंशियोमीटर, ऐसा दिखता है। और अब किसकी टर्न आती है, प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखो देखो पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, करंट को देखो तीन हम लोग क्या करते हैं, करंट को क्या किया, कांस्टेंट। पहला क्या किया, करंट को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। दूसरा क्या किया, मटेरियल फिक्स रखा, सेम मटेरियल। और तीसरा कंडीशन इसका क्या होता है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्या होता है, देखो आप अगर जब पोटेंशियोमीटर बना रहे हो ना, तो कांस्टेंट आप क्या रखना, सेम रखना, करंट का जो है करंट सेम वैल्यू रखना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रखना, और सेम मटेरियल रखना। उसके बाद जो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो इन अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, लेंथ के रहता है। मतलब आप ऐसा समझो कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेंथ है आपकी लेंथ है आपकी यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर पे अगर एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो फिर अगले एक में कितना होगा, 1, फिर अगले में कितना होगा, 1, फिर अगले में कितना होगा, 1, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट, ये क्या होता है, V/L, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना आपको पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये क्या होता है, पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज।
ये देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट है, 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट है, जिससे कि 3 की मदद से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ कैसा अरेंजमेंट है ये देखो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। ये आपका क्या लगा है, बैटरी, ये क्या है, पी क्यू आर और एस, और एक ब्रांच गई है यहाँ पे आपका क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistor which is used to measure the unknown, which is used to measure the one unknown resistor with the help of 3 known। ठीक है, देखो ऐसा अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका अगर वैल्यू मेरे को पता है तो मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब इन तीनों में से मेरे को किसी का भी वैल्यू पता है तो मैं एक वैल्यू का निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, देखो P बाई आर दिस इज इक्वल टू Q बाई एस। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, याद रखना, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे P इंटू एस को मैं क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऐसे ऐसे, और इसको क्या करता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ R इंटू क्यू। तो यहाँ से P बाई आर इज इक्वल टू Q बाई एस मेरे को मिलता है। ठीक है, P बाई आर इज इक्वल टू Q बाई एस। पर ये कंडीशन रहती है, देखो ये तभी रहता है जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब क्या, बैलेंस मतलब ये कि जो गैल्वेनोमीटर रहता है ये इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब इस ब्रांच पे आपकी कोई भी करंट नहीं आएगी, तभी आप क्या करते हो, अननोन रेजिस्टेंस, मान लो ये नहीं पता है, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो जब गैल्वेनोमीटर में क्या हो, नो डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, मतलब क्या हो, आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो, तभी आप P बाई आर इज इक्वल टू Q बाई एस कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और ऐसे देख लो, यहाँ पे करंट गई, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2, यहाँ पे करंट क्या जाएगी, I1 माइनस IG, यहाँ पे करंट क्या जाएगी, I2 प्लस IG, तो यहाँ पे टोटल करंट क्या हो जाएगी, फिर वही I हो जाएगी। ठीक है, अब आपका क्या आता है, मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, इट इज़ एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का, ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें भी वही है, एक अननोन रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं, इस पर इसका अरेंजमेंट होता है, उस पर लगाते हैं और उसकी वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब ये कैसा दिखता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको रब कर दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये मीटर ब्रिज की कहानी हम लोग खेल रहे हैं। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये आपका क्या लगा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या आपकी तार है। यहाँ पे आपका क्या है, एक बॉक्स लगा है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक रेसिस्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को क्या है, फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या आपका घूम कैसे जॉकी लगा है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 100 होती है। तो अगर यहाँ से अगर L है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये आपका वैल्यू, ये मान लो Q है। ठीक है, तो Q बाई L दिस इज इक्वल टू अननोन R है, और ये वैल्यू कितनी है, 100 माइनस L। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे को, P 100 माइनस L अपॉन, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगी। तो इससे मैं क्या करूँगा, R की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ये क्या है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये लेक्चर एंड।